स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके का जो सीरीज़ है उसमें भारत का भूगोल में आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है, जिसमें आज हम लोग विशेष रूप से करने वाले हैं भारत की जलवायु, मिट्टी, वन एवं कृषि से कुल 75 सवाल। तो ये 75 सवाल आपके एग्जाम के लिए, जो आगामी एनटीपीसी का एग्जाम जो कि 5 जून से होने वाला है, इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक और पूरा लाभ उठाएं। तो अगर आप चैनल में अब तक नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बाकी लोगों को वीडियो शेयर करते हुए, लाइक करते हुए आप ज़रूर वीडियो कंटिन्यू रखें और अपने एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम लाभ को अचीव करें। और बाकी और भी जो भी कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का या फुल टॉपिक जो एनटीपीसी में आपका जुटने जैसा हो, जो भी आपको वीडियो चाहिए एमसीक्यू का, तो आप ज़रूर टॉपिक कमेंट करें, आपको देने का प्रयास जरूर किया जाएगा। तो पहला वीडियो आपके लिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट, पश्चिमी विक्षोभ, मानसूनी हवाएं, हिंद महासागर पर अत्यधिक दाब। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो आपका क्या कह रहा है, जो सर्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो बारिश होती है उसका कारण पूछा गया है। तो उसका कारण जो आपका है वो क्या है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ है। या पश्चिमी विक्षोभ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि किधर बारिश कराता है। तो चलिए इसके लिए मैप देखिए, ये जो इलाका है भारत का, इसमें जो बारिश होती है इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, यानी पश्चिम की ओर से आने वाली हवाएं, और उसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। हालांकि ये हवाएं बहुत दूर में भूमध्य सागर में उत्पन्न होती हैं, लेकिन आते आते नमी ग्रहण करके यह बारिश कराने के लिए जिम्मेवार हैं। तो यही हवा सर्दी में बारिश कराती है। अगला क्वेश्चन, भारत में एक क्या चीज़ का नाम उत्तरी सरकार है? तो उत्तरी सरकार क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, जलप्रपात, पर्वत, नदी, घाटी या तटीय मैदान। तो उत्तरी सरकार हम लोग बोलते हैं किसको? तो तटीय मैदान को उत्तरी सरकार बोला जाता है। कौन सा तट है वो हम लोग देख लें। आप देख रहे होंगे उड़ीसा तट, ये उड़ीसा तट जो है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्तरी सरकार का नाम दिया गया है। और उड़ीसा के नीचे वाला जो तट है जो आंध्र प्रदेश में, उसे कहा जाता है गोलकुंडा तट। हालांकि बहुत दफ़ा गोलकुंडा तट भी उत्तरी सरकार में शामिल होता है। और तमिलनाडु का जो तट है उसका नाम दिया गया है, विशेष नाम आपका कोरोमंडल। और जो केरल का तट है उसका विशेष नाम आपका दिया हुआ है मालाबार। और एक गोवा तट और महाराष्ट्र वाले तट जो है, कर्नाटक वाला तट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो गोवा तट तो आपका नीचे हो गया, महाराष्ट्र वाले तट को कोकण तट बोला जाता है, और गुजरात वाला तट को कठियावाड़ तट और कच्छ का तट में 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो ये रहा आपका तटों की बात। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल यहाँ कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्य उत्तर पूर्वी मानसूनी द्वारा प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब या गुजरात। तो उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा कौन सा राज्य बारिश प्राप्त करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। इसका भी हम लोग लॉजिक समझते हैं कोई एक मैप से। तो चलिए ये जो आपका मैप है, तो 1 मिनट हम लोग इस मैप को ही थोड़ा सा खाली कर लें समझने के लिए। तो देखिए हम मानसून का जो सिस्टम है वो क्या है वो आपको बताएं। जो नॉर्मल मानसून आता है उसका डायरेक्शन ये है, तभी तो वो केरल में सबसे पहले आता है। तो ये जो मानसून है ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, क्योंकि ये आ रहा है किधर से, दक्षिण पश्चिम से। लेकिन जब ये इधर आता है तो आने के बाद फिर जब वापस आने लगता है इधर से टकरा के, तो ये वाला जो मानसून है इसे हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो जो तमिलनाडु में बारिश होता है जाते वक्त नहीं होता, क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, आते वक्त होता है, और इसीलिए तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्दियों में। तो यह सर्दियों में बारिश किस वजह से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 सवाल यहाँ कह रहा है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, मानसून से पहले की बारिश को स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा, मंजरी वर्षा, काल वैसाखी, शीत वर्षा। तो उसका जो नाम दिया गया है वो आपका है आम्र वर्षा। क्यों? क्योंकि इस मानसून पूर्व वर्षा से आम का फसल सबसे बेहतर होता है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा को। अगला सवाल आपके सामने, गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून का होना अत्यंत आम है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सेम सवाल आपका, तो क्या हो जाएगा, इसका भी आम वर्षा यानी आम्र वर्षा होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होता है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिमालय। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम
मानसून कहाँ उत्पन्न होता है? तो जवाब है आपका हिंद महासागर। अब समझिए थोड़ा लॉजिक से, दक्षिण पश्चिम मानसून, देखिए ये हिंद महासागर से उत्पन्न होता है तभी तो इधर से जाता है, इसीलिए आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, जो सबसे पहले केरल में आता है। और केरल में आने का जो इसका डेट है वो आपका क्या है? 1 जून। और उत्तर भारत में आने का इसका डेट क्या है? तो डेट आपका है लगभग 15 जून। और 15 जून से 15 सितंबर तक होता है आपका बरसात। इस दौरान के बोए जाने वाली फसलों को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। अगला सवाल, दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? कुल मिला के दक्षिण भारत में चाय और कॉफी कौन सी मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? जो चाय और कॉफी के लिए जो सबसे बेहतर मिट्टी है वो क्या होता है? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट का मतलब होता है ईंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो लेटेराइट का आपको दिख रहा है, यहाँ जहाँ पर हम लोग रेड सर्कल अभी कर रहे हैं, ये हिस्सा आपका लेटेराइट वाला हिस्सा है। और यहाँ पर चाय और कॉफी की खेती होती है, जो विशेष तौर पर कर्नाटक में होती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जलोढ़, लेटेराइट, लाल पीली या काली? तो रेगुर मिट्टी हम लोग काली मिट्टी को कहते हैं। और काली मिट्टी का और एक नाम दिया हुआ है कपासी मिट्टी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये काली मिट्टी का ये इलाका आपको काली मिट्टी का दिखा रहा है, जो कि यहाँ काला कलर से आपको दिख भी रहा होगा। ये काली मिट्टी का इलाका है, जो गुजरात में, महाराष्ट्र में, MP में, कुछ हिस्सा कर्नाटक में, ये काली मिट्टी का एरिया है। और काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इसे हम लोग कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? यह मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ है। यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। उत्तर भारत के गंगा के मैदानों में पाई जाती है। काली मिट्टी फास्फोरस, नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में इसमें पाई जाती है। अब बताना है कि इसमें सही क्या है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। काली मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उपजाऊ कम तो नहीं होता है। गंगा के मैदान में तो जलोढ़ है, इसलिए काली तो होगी नहीं। दक्षिणी पठारों का अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी नहीं है, लाल मिट्टी है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा 1 मिनट, हम लोग शायद कहीं गलत ना हो। यहाँ फास्फोरस और नाइट्रोजन की जहाँ तक बात है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा इसमें नहीं, यहाँ ये वाला हिस्सा आपका गलत है, यानी यही आपका सही। क्यों? यहाँ पर देखिए, दक्षिण पठारों के अधिकतम हिस्से में इतना बड़ा हिस्सा आपका काली मिट्टी का है, तो इसीलिए दक्षिण पठार का अधिकतम हिस्सों में काली मिट्टी पाई जाती है। यही कथन आपका सही है। थोड़ा मिस्टेक हुआ है हम लोग से, यही कथन आपका पूरा सही है, क्योंकि दक्षिण पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। बाकी ये गलत, ये गलत, ये गलत। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें तो मैथ भी ऐड किया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? जवाब आपका काली मिट्टी है। टाइम वेस्ट करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेटेराइट मिट्टी कैसे क्षेत्र में विकसित होती है? उच्च तापमान भारी वर्षा, उच्च तापमान निम्न वर्षा, निम्न तापमान भारी वर्षा, निम्न तापमान मध्यम वर्षा। तो कैसे जगह में ये होता है? तो इसका है उच्च तापमान और भारी वर्षा जहाँ पर होगा वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी विकसित होती है। यानी अपर्दन ज़्यादा होना चाहिए, और पानी आएगा तभी तो अपर्दन ज़्यादा होगा, तापमान भी ज्यादा होना चाहिए, यानी एक तरह से मिट्टी पक जाना चाहिए। काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक या झारखंड? तो मुख्यतः जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा जो इसका है वो क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक तरह से 80% से ज़्यादा तो काली मिट्टी है। अगला सवाल, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल चट्टानी, जलोढ़, काली मिट्टी या लेटेराइट? यहाँ आपका पूर्वी तट के बारे में बोला गया है, तो पूर्वी तट में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका भी एक कारण है, क्या कारण है वो आपको बताएं। जितने भी नदियाँ हैं सब इधर ही जल लाती हैं, और जल लाने के बाद ये तटीय मैदान बनाती है। तो तटीय मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध और सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु उपयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है और खेती में सबसे ज़्यादा उपयोग? काली, जलोढ़, लाल, रेगिस्तानी? तो जवाब आपका जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, ज़्यादा अवेलेबल भी है। भारत का लगभग 43% हिस्सा में आपका जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। जहाँ भी मैदान है वहाँ आपका जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? लेटेराइट, शुष्क, कछारी या काली? तो काली मिट्टी में जल्दी आपका जमीन सूखता नहीं है, तो ज़्यादा नमी को सोखने की क्षमता रखती है। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी? कपास,
चाय, जूट या तिलहन। तो काली मिट्टी के लिए सबसे बेहतर जो फसल जो है वो आपका कौन सा है? तो जवाब आपका कपास है। कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी, नाम से वाकिफ हैं आप ऊपर भी। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? पेट्रीचर, टेम्पस वर्नम या प्रोची या इर्दा। तो इसका नाम क्या है? तो पेट्रीचर। पेट्रीचर पहली बारिश के साथ जो सौंधी खुशबू मिट्टी का आता है उसे हम लोग कहते हैं। मृदा का अध्ययन का उल्लेख करने के लिए कौन सा शब्द है? भूमि विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, डॉक्सोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो ऑप्शन आपका आसान है, ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? भूमि विज्ञान। अगला प्रश्न, अधिकांश खाली जगह रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए मिट्टी क्या है? यानी समुद्री लहर, नदी का द्वारा लाए गए पानी, रेत और गाद से जो मिट्टी बनता है उसे क्या कहते हैं? लेटेराइट या लेटरिटिक, जलोढ़, पीटी दलदली, खारा क्षारीय। तो सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जल द्वारा निर्मित किए गए मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सभी प्रकार के मिट्टी के गठन के, एक मिनट, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के खाली जगह मूलभूत सामग्री क्या है? यानी कोई भी मिट्टी बना किससे है? बालू से, बालू के बहाव से लाई गई मिट्टी या रेत से, चट्टान से या तलछट से। तो असल में देखा जाए तो कोई भी मिट्टी चट्टान से ही बनता है। चट्टान का अपक्षय होता है, यानी ये कटता है, तो इसका कटाव से ही आहिस्ते आहिस्ते छोटे छोटे कण जो हैं वो मिट्टी का रूप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? मैग्नीशियम की मौजूदगी या फास्फेट की मौजूदगी, फेरिक ऑक्साइड या खाद मिट्टी। तो सही जवाब है फेरिक ऑक्साइड के कारण जो मिट्टी का रंग है वो क्या होता है? लाल होता है। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में यानी उत्तर भारत का मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है कछार यानी एलुवियल यानी जलोढ़, काली, लाल या लेटेराइट। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कछार, एलुवियल यानी जलोढ़। इसमें आपका जो दो नाम दिख रहा है ये दोनों के दोनों नाम आपका जलोढ़ मिट्टी का ही है, ये आपको याद रखना है। आप कहीं ऐसा ना हो कि जलोढ़ मिट्टी पढ़ के जाएं और जानते हुए भी आप एग्जाम में बना ना पाएं, तो यह काफ़ी विडंबना हो जाएगी। इसलिए कछार मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल मिट्टी सब एक ही को बोलते हैं। निम्न में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? यानी सबसे कम छेद वाला मिट्टी कौन है? रेतीली, गाद भरी, चिकनी या खारी मिट्टी। तो सबसे कम छेद किस में होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो चिकनी मिट्टी में सबसे कम छिद्र होता है। सबसे कम छिद्र आपको चिकनी मिट्टी में ही देखने को मिलता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों? इसकी जल धारण क्षमता कम, यह अत्यधिक दूषित होता है, जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते या लाल रंग की होती है। तो यहाँ खेती करना कठिन है, इसका कारण क्या है यह आपका जवाब है। तो थोड़ा सोच के ही बताइए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? तो वो आपका जो काली मिट्टी होती है उसकी जल धारण क्षमता आपका सबसे अधिक होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, हिम की वजह से होने वाली अपर्दन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमोड़ निर्माण, अवसादन, जैव अपर्दन या नेवेशन। तो हिम की वजह से जो मृदा में अपर्दन होता है उसे क्या कहा जाता है? हिमोड़ निर्माण कहा जाता है। ये सब टर्म है जो डायरेक्ट आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सवाल देखिए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? अब सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र। जो तत्काल का जो वन रिपोर्ट है 2023 का, उसके अनुसार भी आपका मध्य प्रदेश भी है। इसीलिए 19, 21, 23 कोई मतलब नहीं है, आपका मध्य प्रदेश में ही मात्रा में सबसे ज़्यादा जंगल है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? जेट्रोफा, स्प्रूस, देवदार या चीड़। तो शंकुधारी कौन नहीं है? तो जेट्रोफा एक शंकुधारी नहीं है। बाकी ये सभी आपका हिमालयन वृक्ष हैं, और ये हिमालयन वृक्ष होने के कारण ये सब क्या हैं? तो ये सब आपका शंकुधारी हैं, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में शंकुधारी वन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पुनर्वन रोपण का क्या अर्थ है? वनों को सुदृढ़ करना, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना, वन में घूमना, वन में पशुओं की देखभाल करना। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका सही जवाब हो जाएगा नष्ट हुए वनों के स्थान पर पेड़ लगाना पुनर्वन रोपण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस जंगल के पौधों या पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती है? मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय, कटीले या चीड़ वन। तो पानी में डूबा हुआ होता है वो कौन सा होता है? मैंग्रोव वन होता है, जो कि मैंग्रोव वन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कथन मैंग्रोव वनों के बारे में सही नहीं है? तो मैंग्रोव लवन वो सहिष्णु होते हैं, वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर सकते, या मैंग्रोव वन तट रेखा को बनाए रखते हैं और अपर्दन को कम करते हैं, या मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन समृद्ध वाले क्षेत्र में उगते हैं।
तो ऐसा है मैंग्रोव वन वही उगता है जहां ऑक्सीजन की कमी हो, इसीलिए आपका गलत कौन है, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्र में ही मैंग्रोव उगता है क्योंकि पानी के अंदर उगता है। अगला सवाल आपके लिए, उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी आर्कटिक सर्कल से भूमध्य रेखा तक, कुल मिलाकर उत्तर ध्रुव से लेकर हमारे भारत पूरा शामिल तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना पड़ेगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अच्छा, ये जो आपका 4 क्रम दिया हुआ है, यहाँ चारों में आप देख सकते हैं, एक में आपका ये मिलेगा, एक समशीतोष्ण, एक टैगा, एक टुंड्रा, आपको यही मिलेगा। अब यहाँ ये चीज़ समझने वाली है, ये चारों सवाल का चारों ऑप्शन तो आपके पास है ही, इसका तो पहले राइट आंसर आपको बता ले कि ये मिलेगा, लेकिन इसका हम लोग को लॉजिक समझना है कि ये समझाना क्या चाह रहा है। देखिए, ये समझाना चाह रहा है कि अगर आपके पास ये सिस्टम है, ऐसा अर्थ है, अब अर्थ के आपके हिस्से हैं, ये आपका आर्कटिक वृत्त है, ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका भूमध्य रेखा है, उसके बाद ये आपका मकर रेखा है और ये आपका अंटार्कटिक है। अब बायोम जो होता है उसका क्या सीन है, उसको हम लोग थोड़ा गौर करें तो देखिए, जो ठंडे प्रदेशों में जो वन उत्पन्न होगा यहाँ पर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे टुंड्रा, और उसके बाद जो उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे टैगा, और जो भूमध्य रेखा में उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय, और यहाँ पर जो उत्पन्न होगा उसे कहेंगे समशीतोष्ण, यानी ना ठंडा ना गर्मी। तो अब देखिए कैसे कैसे जाएगा, टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, यही कहानी आपका होगा। यहाँ कह रहा है कि वहाँ से यहाँ आते तक, अगर आपका यहाँ से वहाँ जाते तक कहता तो आपका उल्टा हो जाता, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मध्य मैदानी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो टुंड्रा आपका ठंडे क्षेत्र में पाया जाएगा, जैसा कि ध्रुवों में पाया जाता है, इसलिए आपका हिमालय क्षेत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 सवाल कहता है 33 में, पश्चिमी घाट में निम्न में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती? नीलगिरी लंगूर, ब्राउन पाम सिवेट, या हिस्पिड हरे, या नीलगिरी तहर। तो क्या नहीं पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिमी घाट में कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो ये जो आपको दिख रहा है हिस्पिड हरे, यह वहाँ का प्रजाति नहीं। अच्छा, ये तीनों के तीनों वहाँ का स्थानिक प्रजाति है। इनका चर्चा इसलिए है क्योंकि ये विलुप्त होने वाले जीव हैं। निम्न में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? तो ऊपर भी ऑप्शन आपका था ही, तो ये ऑप्शन आप याद रखेंगे, नीलगिरी तहर विशेष रूप से पश्चिमी घाट में पाई जाती है। बाकी हाथी भाग, हॉर्नबिल तो नागालैंड तरफ है, हाथी भाग तो बाकी और भी जगह मिल जाते हैं। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? चीड़, सून, मेपल या नागफनी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार का वन है? तो वो वन आपका चीड़ होते हैं। चीड़, देवदार, ये सब पर्वतीय वन में विस्तृत ज़्यादा होते हैं। कौन सा राज्य अपने चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है, यानी चंदन की लकड़ी के लिए? आप पुष्पा देखे ही होंगे। अच्छा, ये सवाल जेई में है, खैर एनटीपीसी के बीच में जेई आ गया है, इसमें एक सवाल, एक दो सवाल आपका आया होगा, तो कोई बात नहीं, वहाँ आपका बुक में भी शामिल था इसीलिए आ गया है। तो बहरहाल इंपॉर्टेंट कितना है ये तो आपको पता ही है, आप वर्तमान के लिए भी। तो कौन सा राज्य चंदन काष्ठ के लिए, उस चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, एमपी, केरल या कर्नाटक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक प्रसिद्ध है चंदन की लकड़ी के लिए। अगला सवाल आपके सामने, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग होता है? टीक, विल्लो, बाबू या रोजवुड? तो सही जवाब है विल्लो। क्रिकेट का बैट के लिए विल्लो का प्रयोग होता है। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? पर्णपाती, कटीले, ज्वारीय या पर्वतीय? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो वन है वो पर्णपाती वन है। पर्णपाती जो साल भर में एक टाइम में वाष्पोत्सर्जन से कमी से पानी का होने वाला नुकसान के भरपाई के लिए अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। अगला सवाल, हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश? यहाँ पूछा है हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हरित क्रांति के बारे में यहाँ सवाल है आपसे, समय के साथ निवेश घटता जाता है, इसके लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है, फसलों की पैदावार बढ़ी, इसमें अधिक उपज देने वाले किस्मों का उपयोग किया जाता है। सब सही लग रहे हैं सिवाय एक के। देखिए, इसमें समय के साथ निवेश घटता जाता है, इस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं बना, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए है। बाकी देख सकते हैं कि इसमें खाद कीटनाशक का जरूरत है, फसल पैदावार इसमें बढ़ा, और हाई यील्डिंग वैरायटी यानी उच्च पैदावार वाली किस्में का बीज जो है इसमें इस्तेमाल किया गया, यानी हाइब्रिड का इस्तेमाल किया गया। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, पूर्वी घाट, पश्चिमी तट या पंजाब हरियाणा का मैदान? तो इसका सही जवाब है पंजाब हरियाणा का मैदान जो है ये प्रमुख गेहूं उत्पादक है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पहला बात तो ये जलोढ़ मिट्टी का है, दूसरी बात यह नदियों द्वारा सिंचित भी है, यहाँ सिंचाई भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश में होने वाले कर्तन दहन कृषि जिसमें काटो जलाओ उसके बाद खेती को रूप में किस रूप में जाना जाता है? झूम, बेवर, कुरवा या वालरा? तो इसका सही जवाब है एमपी में क्या कहा जाता है? एमपी में बेवर कहा जाता है। और अन्य जगह में क्या कहा जाता है? झूम। और ये झारखंड में क्या कहा जाता है? तो कुलरा कहा जाता है झारखंड में। अच्छा, इसमें आपका डिटेल भी दिया हुआ है थोड़ा सा। झारखंड में इसे क्या कहा जाता है? कुरवा कहा जाता है। राजस्थान में क्या कहा जाता है? तो वालरा कहा जाता है। और एमपी में क्या कहा जाता है? तो एमपी में आप अभी देखें कि मध्य प्रदेश में बेवर कहा जाता है, झारखंड में कुरवा या खील कहा जाता है। पूरे भारत में क्या कहते हैं? तो झूम की खेती कहते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यानी दूध उत्पादन वाला? एमएस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, इंदिरा गांधी, अरुण कृष्णन? तो सही जवाब है वर्गीज कुरियन, यानी ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति मिल्क प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ रबी आपको पता है, बरसाती वाला खरीफ और ठंडा वाला आपका रबी, और गर्मी में जो होता है आपका कुछ खेती सब्जियों का वो होता है जायद। तो बाजरा, धान, गेहूं, ज्वार कौन खरीफ फसल नहीं है ये पूछा गया है। तो ऐसा है कि गेहूं एक रबी फसल है, इसलिए गेहूं का खरीफ होने का तो कोई चांस बनता नहीं। अगला सवाल, रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा सा मौसम होता है जिसे क्या कहते हैं? जुनैद मौसम, धान मौसम, मक्का मौसम, जायद मौसम। तो अभी आपको बताया गया खरीफ रबी के अलावा जो तीसरा मौसम है वो जायद मौसम होता है। हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? औद्योगिक, घरेलू, कृषि या होटल? तो सबसे ज़्यादा जो पानी का मांग है वो आपका कौन से सेक्टर में है? तो कृषि सेक्टर में सबसे ज़्यादा मांग है पानी का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, चमड़ा कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से था? स्वर्ण, काली, धूसर या भूरी? तो चमड़ा या कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से है? जिसमें चमड़ा का उत्पादन को बढ़ावा दिया गया उस क्रांति का नाम बताना है। तो वह है आपका भूरी क्रांति। अगला सवाल, एमएस स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? श्वेत, हरित, गुलाबी या पीली? तो एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है जो 1966-67 में आपका चलाया गया था। अच्छा, और क्रांति के बारे में डिटेल आपको मिलेगा नीचे, इसलिए एक्सप्लेनेशन में आपको हर एक सवाल में नहीं बताया जा रहा है, वो आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। अगला सवाल है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा, धातु, दूध या कृषि? तो रजत क्रांति का संबंध आपको बताना है कि आखिर है किस चीज से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 49। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका क्रांति मतलब अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति का संबंध। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? पार्थेनियम हिस्टोरोफोरेसस या एक्यूकनला क्रूसगेली या फलराजिस माइनर या एलिमिनस रेपेंस? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको बार्नियार्ड ग्रास भी बोला जाता है। वैज्ञानिक नाम आपका एक्विनोक्लोआ क्रूसगेली है। ये धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार है। खरपतवार ऐसा घास होता है जो फसल का नुकसान पहुंचाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? दूध, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, खाद्य उत्पादन, तेल और बीज उत्पादन। तो सही जवाब आपका यह हरित क्रांति का संबंध खाद्य और अनाज उत्पादन से है। इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? यानी सूखा को सह लेता है? बाजरा, गन्ना, चावल या पटसन? यानी सूखा होने पर भी वो फसल हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या है? तो आपका बाजरा आपका सूखा सहिष्णु है, यानी ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है। इंटर क्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किसे दर्शाता है? वर्ष दर वर्ष एक पौधा उगाना, हर बार फसलों को बदलना, पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना या अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें उगाना। तो इंटर क्रॉपिंग आखिर कहते किसे हैं? तो इसका इंटर क्रॉपिंग का ये मतलब है अंतर फसलीकरण का पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना। यानी इससे क्या होता है कि इससे आपका प्रत्येक जो पौधा होता है ये पोषक तत्व अलग अलग रूप में लेता है। एक आपका इतना में है, एक आपका इतना में, एक आपका नीचे है। तो ये इतना से अगर पोषक तत्व लेगा तो ये आपका नीचे से लेगा पोषक तत्व। तो इस प्रकार से दो फसल आपका बहुत बढ़िया से हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है, जिसमें पास दो या दो से अधिक फसलें एक ही खेत में उगाते हैं। भारत में चाय और कॉफी की फसल किस श्रेणी में आती है? बागवानी, नकदी, खाद्यान्न या वृक्षारोपण? तो चाय और कॉफी की फसल जो है वो आपका वृक्षारोपण फसल में आता है। इसे आपको याद रखना है इनमें से। अब देखिए, चाय और कॉफी का फसल अगर वृक्षारोपण में आता है तो वृक्षारोपण में यानी बागवानी में आपका देखते हैं कि बाकी में क्या क्या आता है। जैसे बागवानी में क्या है देखिए, केला, अंगूर, आलू, प्याज, इलायची, अदरक, हल्दी। नकदी में है जूट, कपास, गन्ना, संतरा, आम, कोको। खाद्य में है गेहूं, जौ, धान, मक्का, दाल। नकदी फसल उसे बोलते हैं जिसे आदमी स्पेशल एकदम बिजनेस पर्पस से ही लगाता है, उसे हम लोग नकदी फसल कहते हैं।
मीठी क्रांति का संबंध किससे है? गन्ना, शहद, चीनी या गुड़? तो शहद उत्पादन को बढ़ावा देना क्या कहलाता है? स्वीट रिवॉल्यूशन यानी मीठी क्रांति। संकर तिलहनों की बुआई यानी हाइब्रिड तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल का उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? काली क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति या भूरी क्रांति? तो यहाँ क्रांति से बहुत सारा सवाल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका पीली क्रांति हो जाएगा। अगला सवाल, अच्छा यहाँ क्रांति के बारे में तभी से आपको वेट कराया गया। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी और पीली क्रांति तिलहन, भूरी क्रांति चमड़ा, हरित क्रांति खाद्यान्न, रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली या प्याज या औषधि उत्पादन। तो ये सब कुछ क्रांतियाँ हैं, इसे आपको जानना चाहिए, एग्जाम में आपको पूछता है। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, रेशम उत्पादन, कृषि या मत्स्यायन? तो ये मछली पालन से संबंध है, यानी मत्स्यायन से संबंध है नीली क्रांति। तो यहाँ मछली वाला आपका नीली क्रांति, दूध वाला सफेद, कृषि हरित और रेशम वाला आपका सिल्क क्रांति। निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? अमूल, नॉर्मन बोरलॉग, आनंद या डॉक्टर वर्गीज कुरियन? तो देखिए नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक रहे हैं, इसलिए श्वेत क्रांति से इनका ताल्लुक नहीं है। बाकी अमूल, आनंद, वर्गीज कुरियन ये सब श्वेत क्रांति से संबंधित है। वर्गीज कुरियन तो मालिक ही हैं, और जो अमूल जो है वो कंपनी है। आनंद मिल्क फेडरेशन जो है ये आपका आनंद में, अमूल कंपनी जो है ये आपका गुजरात का आनंद में है, और जिसमें अमूल में जो ए है, ए का फुल फॉर्म आपका आनंद होता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों आपका एक दूसरे से रिलेटेड है। बाकी यहाँ देख सकते हैं अमूल का पूरा नाम अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये 1946 में स्थापित है। और ये जो वर्गीज कुरियन है इसे फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। विटीकल्चर द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसे समझना है कि विटीकल्चर क्या है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन है। सबसे ज़्यादा अंगूर कहाँ होता है, यही आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और बिहार? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र? तो श्वेत क्रांति गुजरात से शुरू हुई है, और आनंद नाम का जगह के बारे में जो तभी बताया गया था वह आपका कहाँ है? तो गुजरात में ही है। अगला सवाल, उर्वरकों की क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी, भूरी, काली या सुनहरा? तो जो उर्वरकों की क्रांति है वो क्या है? तो वो भूरी क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 61। अगला सवाल, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बेलन, कर्तन, रेचन या छंटाई? तो उससे निकालने का जो प्रक्रिया है ऊन का, उसे क्या कहा जाता है? तो कर्तन कहा जाता है। अगला सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहते हैं? यानी झूम खेती को? मिल्पा, डीपा या फिर झूम खेती या पामलो? तो इसका सही जवाब क्या है? डीपा। हालांकि इसको आपको हिंदी में नाम, ये नाम आपको मिलेगा दीपा, लेकिन दीपा या डीपा आपको पढ़ तो वही रहा है, इसीलिए आपको जवाब इसका जरूर देना है। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऊपर नाम आ चुका था, इसीलिए सवाल को पार किया जा रहा है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, तिलहन या कॉफी? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो वो आपका कॉफी उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। अच्छा हाँ, तिलहन उत्पादन से, कॉफी बोल दी, तिलहन उत्पादन से इसका संबंधित है। यानी तेल, ऐसे तेल आपका पीला रंग का होता है, रिफाइंड ये है कड़वा तेल मोटा मोटी, इसीलिए आपका पीली क्रांति का संबंध इससे है। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता था? नाम ऊपर कई बार आ चुका है, एम एस स्वामीनाथन, इसीलिए इसमें चर्चा करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो क्वेश्चन नंबर 67 में जो कच्चा रेशम का उत्पादक सबसे बड़ा कौन है? तो आपका कर्नाटक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? फाइबर फसल, कॉफी, तेल बीज या गन्ना? तो नहीं खाने वाला फसल कौन है, यही आपको बताना है। तो इसमें से जो फसल को हम लोग खाने में यूज नहीं कर सकते वो फाइबर फसल है, यानी रेशेदार फसल। जूट को भला कौन खाता है? विश्व में भारत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? तिलहन, गन्ना, गेहूं या सेब? तो विश्व में भारत सबसे ज्यादा जगह में कौन सा फसल उगाता है, ये सवाल। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा गेहूं। गेहूं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उगाता है। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल? तो सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज्यादा खेती होता है। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? राई, गेहूं, मक्का या चावल? तो सबसे ज़्यादा फसल तो आपका चावल का होता है। हम लोग जानते हैं, हर बरसात का इंतजार हम लोग करते हैं चावल के लिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा सही है? खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं,
बिल्कुल नहीं। रबी फसलें मानसून की, बिल्कुल नहीं। गेहूं रबी फसल, बिल्कुल सही। सरसों खरीफ फसल, बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब आपको दिख चुका है 72 का क्या होगा जवाब। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग चाय के लिए बहुत फेमस है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 74, अधिकतर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में होने वाली निम्न में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 डिग्री से अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में होता है 35 डिग्री तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश। रबड़, चावल, कॉफी या कपास? तो क्या है वो फसल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका रबड़। तो रबड़ का खेती केरल, कर्नाटक। ऐसे रबड़ में टॉप नंबर में कौन है आपका? केरल है। अच्छा, ऊपर जो आपका पश्चिम बंगाल दवाया था चाय में 1 नंबर में आपका असम है, लेकिन यहाँ ऑप्शन का अभाव है, इसीलिए पश्चिम बंगाल है। अब आपके लिए ये 75वां सवाल, जो कि सेल्फ रिटन प्रश्न है, ये सवाल का जवाब आपको बताना है। अमन, ओस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? गेहूं, चावल, मक्का या जौ? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जवाब का इंतजार रहेगा, बाद में जवाब आपका पिन कर दिया जाएगा। जिसका जवाब भी या तो सही होगा उसे पिन कर दिया जाएगा, आप लोग देख लेंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो हम लोग आज किए 30 मिनट में 75 क्वेश्चन। तो प्रयास यह है कि कम टाइम में ज़्यादा सवाल दिया जाए, इसीलिए हम लोग लाइव के बजाय ये सब सवाल को रिकॉर्डेड देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका टाइम बचे। तो चलिए, आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको और क्या चाहिए।